गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज 9th क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो है सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 14। सांख्यिकी अंग्रेजी में इसको स्टैटिक्स कहते हैं। सांख्यिकी अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। देखिए, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से क्या अभिप्राय, क्या समझते हैं? सांख्यिकी से मतलब क्या? सांख्यिकी से मतलब है कि अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण का मतलब जिसका कोई मीन निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अर्थलेस नहीं, मीनलेस नहीं होनी चाहिए। अर्थपूर्ण मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सूचना, ऐसी सूचनाएं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। उन सूचनाओं को उपलब्ध करवाने से संबंधित जो अध्ययन करने की शाखा है गणित की, वही सांख्यिकी कहलाती है। मतलब गणित की वह शाखा जिसमें अर्थपूर्ण, यानी गणित की वह शाखा जो हमें अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम करती है, या उस शाखा के माध्यम से हमें अर्थपूर्ण, जिनका अर्थ निकलता हो, कोई न कोई मतलब निकलता हो, ऐसी सूचनाएं जो है हमें उपलब्ध करवाने वाली जो शाखा है वो स्टैटिक्स सांख्यिकी कहलाती है। या हम दूसरे शब्दों में इसको कहें कि आंकड़ों का संग्रह, इकट्ठा। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा आंकड़ों को, जानकारी, ठीक है ना। जानकारी संबंधित किसी भी घटना से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, जैसे हमारा क्रिकेट का मैच है साहब। अब क्रिकेट के मैच में भारत पाकिस्तान का मैच हो गया। अब उसमें किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, किस गेंदबाज ने कितने विकेट लिए, किस टीम ने का औसत जो रहा, एवरेज कितने ओवरों में, पहले 10 ओवरों में किसने कितने रन बनाए, दूसरी टीम ने, विपक्षी टीम ने पहले 10 ओवर में कितने रन बनाए। इन सभी सूचनाओं का जो संग्रह है, ये सूचनाएं तो क्या कहलाती है? उसके मैच से संबंधित आंकड़े। ये सूचनाएं तो क्या कहलाती हैं? उस मैच से संबंधित आंकड़े कहलाती हैं, और उनको इकट्ठा रखना संग्रह कहलाता है। तो वो सब किस में होता है? सांख्यिकी। गणित की कौन सी शाखा कहलाता है? वो सांख्यिकी शाखा, स्टैटिक्स कहलाता है। उन सब में वो एक संग्रह। प्रस्तुतिकरण, उसको प्रस्तुत करना। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि उसको इस प्रकार सरलीकरण से उसको प्रस्तुत किया जाता है कि सामने वाला देखते ही उसको समझ जाए भाई वो क्या कहना चाह रहा है। आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है उसमें कि सामने वाला, ऐसी सरल विधि द्वारा कि सामने वाला देखते ही उसको पहचान जाए भाई ये किसी क्रिकेट मैच के आंकड़े हैं, ये किसी बल्लेबाजी का औसत है, ये गेंदबाजी का औसत है, किस टीम ने या भारत ने इन ओवरों में किस ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाए। वो सब क्या है? वो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से देखते ही हम पता लगा सकते हैं भाई इस ओवर में, जिस ओवर का स्तंभ वो सबसे ऊपर होगा, उसी ओवर में उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे। विश्लेषण, उनका अलग अलग विश्लेषण करना। जैसे आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, जैसे क्रिकेट मैच हो गया साहब, मैच के बाद विश्लेषण करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ बल्लेबाज कौन, मैन ऑफ द मैच चुनना, मैन ऑफ द सीरीज चुनना। ये सब कैसे संभव होता है? ये उन आंकड़ों के विश्लेषण से ही तो होता है। पहले तो आंकड़े संग्रहण किया उनका, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। तभी तो पता चलेगा बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही, किस बल्लेबाज का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, किस गेंदबाज का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, किसका औसत बढ़िया रहा। ये सब क्या किस में आएगा? उसके विश्लेषण करने के साथ साथ उन आंकड़ों का अर्थपूर्ण निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि भी मीनलेस, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाए जिनका अर्थ ही नहीं निकले, वो इस सांख्यिकी में नहीं आते हैं। तो मतलब आंकड़ों का संग्रह करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना और विश्लेषण करने के साथ साथ उन आंकड़ों का अर्थपूर्ण जो है निष्कर्ष उपलब्ध कराने वाली शाखा जो है वह सांख्यिकी, स्टैटिक्स कहलाती है। एक बार पुनः देखिए, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित गणित की शाखा जो है सांख्यिकी कहलाती है। या फिर कहें आंकड़ों का संग्रह, उनका प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण करने के साथ साथ आंकड़ों का अर्थपूर्ण जो है निष्कर्ष उपलब्ध करवाने से संबंधित गणित की शाखा ही क्या कहलाती है? सांख्यिकी कहलाती है। अब देखिए, अब इसमें जो सबसे मेन जो है वो है डेटा, आंकड़े जिसको बोलते हैं अपन डेटा, यानी जो संग्रह है उसमें जो सूचनाएं हैं वो किस रूप में रहती है? डेटा के रूप में। सांख्यिकी में जो भी अर्थपूर्ण सूचनाएं हैं वो किस रूप में इकट्ठी रहती है? डेटा के रूप में। उनको डेटा बोलते हैं। जिस रूप में वो इकट्ठे रहते हैं उसको आंकड़े या डेटा बोलते हैं। यानी एक निश्चित उद्देश्य में, देखिए कोई भी कार्य अगर आप करेगा, कोई भी व्यक्ति मान लो कोई भी काम करेगा तो उसके पीछे
कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होगा। जैसे विद्यार्थी आप पढ़ने आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, तो आपका तो कोई उद्देश्य होगा, टीचर्स यहाँ आ रहा है उसका भी कोई उद्देश्य होगा, जो स्कूल संचालित कर रहा है उसका भी कोई उद्देश्य होगा। यानी हर व्यक्ति कोई न कोई कार्य अगर करता है तो किसी न किसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए ही करता है, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो देखिए, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को, भाई तथ्य या फिर अंक, तथ्य होंगे या फिर अंक होंगे, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं। ये तथ्य या अंक जो है या तो संख्यात्मक होंगे तथ्य या फिर किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं, उनको डेटा कहा जाता है। यानी एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य जो हैं या अंकों जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, उन तथ्यों को ही हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, यानी आंकड़े कहते हैं। जैसे परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, कक्षा है, जैसे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 9 के विद्यार्थी, उन्होंने गणित विषय में इतने इतने अंक प्राप्त किए, तो ये सब अंकों के रूप में होगा। किसी ने 15 अंक प्राप्त किए, किसी ने 20 किए, किसी ने 25 किए, किसी ने 30 किए, किसी ने 10 किए, किसी ने 0 अंक प्राप्त किया, तो ये अंकों के रूप में तथ्य उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। चुनाव परिणाम उपलब्ध होता है कि नहीं होता है, कि किस विधानसभा क्षेत्र से या किस लोकसभा क्षेत्र से किस उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, कितने मत प्राप्त हुए, कौन विजेता रहा, कौन उपविजेता रहा, वहां से अंतर कितना रहा जीत का, ये सब क्या है, आंकड़े तो है। ये जो सूचनाएं हैं वो किस रूप में है, आंकड़ों के रूप में, ये सब डेटा कहलाते हैं। नगरों का तापमान, जयपुर का तापमान अधिकतम कितना रहा, 37 डिग्री का, न्यूनतम 29 डिग्री रहा, या कई जगह माइनस में चला जाता है। जैसे हम हिमालय की बात करें, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की बात करें तो वहाँ माइनस में चला जाता है। कहीं रेगिस्तान की अगर जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो वहाँ तापमान जो है 45+ हो जाता है। तो ये सब क्या है, डेटा ही तो है भाई। उनकी सूचना, तापमान की सूचना में किसके माध्यम से प्राप्त हो रही है, जिन तथ्यों के माध्यम से प्राप्त है, उन तथ्यों को ही तो हम डेटा कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। अब ये जो आंकड़े हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सभी आंकड़े एक समान नहीं होते हैं। आंकड़ों को भी विभाजित कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, और कितने रूपों में डिवाइड कर रखा है, उसको 2 प्रकार से डिवाइड कर रखा है। आंकड़ों को किस रूप में डिवाइड कर रखा है, 2 प्रकार से। यानी आंकड़े हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो प्राथमिक, प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी यानी गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और दूसरा जो है गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़ों में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, किसी उद्देश्य के माध्यम से, जैसे आपको कहा जाता है कि साहब एक सर्वे करके लाइए, जाइए इस ग्राम पंचायत का आपको सर्वे करना है, या अपने विद्यालय का आपको सर्वे करना है। आपको ऐसे कह दिया जाए कि अपने विद्यालय का भौतिक सत्यापन करना, आपको सर्वे करना है कि किस कक्षा में कितने पंखे लगे हुए हैं, कितना फर्नीचर लगा हुआ है, ठीक है, कितने क्लासरूम हैं, कितने लाइब्रेरी हैं, कितने पुस्तकालय हैं, कितने कंप्यूटर हैं। इनका अगर सर्वे करने के लिए कहा जाए तो आप सब अपने माध्यम से, अपने दिमाग से आप स्वयं जाकर के तो आंकड़े जानकारी उपलब्ध करेंगे नहीं करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि अपने स्कूल में, मेहता स्कूल में कितने कमरे हैं, स्टडी रूम कितने हैं, तो आप प्रत्येक व्यक्तिगत जाकर के तो सूचनाएं उपलब्ध करेंगे नहीं करेंगे। आपके क्लासरूम में या पूरे विद्यालय में कितने पंखे लगे हुए हैं, आप व्यक्तिगत तो जाकर के सूचनाएं एकत्रित करेंगे नहीं करेंगे। किसी गाँव का सर्वे करना, किसी ग्राम पंचायत का, तो वहाँ पानी की व्यवस्था क्या है, रहने वहने की व्यवस्था क्या है, खेलने की बच्चों की व्यवस्था है या नहीं है, क्या क्या सामान है, इन सब की सूचनाएं जो है सर्वे के अंतर्गत है। आप व्यक्तिगत कोई भी जो ये सर्वे कर रहा है वो व्यक्तिगत जाकर के सर्वे उसमें तथ्य संग्रहित करता है, सूचनाएं एकत्रित करता है। तो ऐसी सूचनाएं प्राथमिक आंकड़े कहलाता है। मतलब जिसमें अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब जो प्रयोग करता है, जो आंकड़े जुटाने वाला व्यक्ति है, वो स्वयं अपने दिमाग के आधार पर जानकारी जुटाता है, सूचनाएं एकत्रित करता है, और उन सूचनाओं को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। वो किसी स्रोत पर निर्भर नहीं करता, वो खुद जाकर के, जैसे क्लासरूम में जाकर के उसको पंखे गिनने पड़ रहे हैं कि इस क्लासरूम में 8 पंखे हैं, इसमें 4 पंखे हैं, इसमें 6 पंखे हैं, इसमें 2 बोर्ड हैं, इस प्रकार से कितना स्टाफ है, आज कितने विद्यार्थी एब्सेंट हैं, या क्लास टीचर जो है वो जानकर कि सप्ताह में कितने बच्चे यहाँ पर अनुपस्थित रहे,
तो उनकी सूचनाएं उनके पास कहाँ से, खुद ही तो एकत्रित करेगा। क्लास टीचर खुद ही एकत्रित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई आज क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, तो स्वयं जांच करने वाला खुद जो है अन्वेषक है, वो अपने दिमाग से सूचनाएं एकत्रित कर रहा है। ऐसी सूचनाओं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, प्राइमरी डेटा। जैसे माना कि जब अन्वेषक स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, तब इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको बताई दी। अब देखिए दूसरा है गौण आंकड़े। दूसरा क्या है, गौण आंकड़े। जैसे अपन पुस्तक पढ़े, इसलिए पढ़ी हमने कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी से युद्ध से संबंधित जो भी जानकारियां, जो भी सूचनाएं आपने ली, वो कहां से ली, पुस्तक के माध्यम से। कहां से ली आपने, पुस्तक के माध्यम से, लीक नहीं ली। किसी का तापमान आपको देखना है कि किस शहर का कितना तापमान है, दिल्ली का तापमान क्या है, मुंबई का तापमान क्या है, चेन्नई का तापमान क्या है, तो वो कहां से लिया आपने, टीवी से या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से, उसके माध्यम से तो लिया आपने। चुनाव कि साहब कहां से किस उम्मीदवार ने चुनाव जीता, उसका अंतर क्या था, उसको कितना, उसको चुनाव परिणाम जो है उसका कितना अंतर रहा जीतने का, तो ये सब सूचनाएं हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट से या टीवी के माध्यम से सूचना मिलती ही नहीं मिलती है। यानी हमें सूचनाओं के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहना है। हमें सूचनाएं कहां से मिल रही है, किसी अन्य स्रोत के माध्यम से। जब हम सूचनाएं किसी अन्य स्रोत के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिस स्रोत में सूचनाएं पहले से ही एकत्रित होती हैं, उसमें सूचना, जैसे बुक है, बुक में पहले से लिखा हुआ था, बुक में जानकारी पहले से लिखी हुई नहीं होती है, तो वहां से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो ऐसे स्रोत, ऐसी सूचनाएं जो हमें किसी अन्य स्रोत के माध्यम से, जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित होती हैं, उससे प्राप्त की गई सूचनाओं को हमें सेकेंडरी डेटा कहते हैं, यानी गौण आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, गौण आंकड़े। यानी जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित रहती हैं, आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, तो उन्हें गौण आंकड़े कहा जाता है। जैसे अभी मैंने समझाया कि हमें किसी अन्य के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, वो सब क्या कहलाते हैं, गौण आंकड़े कहलाते हैं। जैसे गेंदबाजी, बल्लेबाजी, क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच का हम किस बल्लेबाज का औसत क्या रहा, किस गेंदबाज का औसत क्या रहा, ये सब टीवी के माध्यम से हमें पता चलता है। हमने थोड़ी ना इकट्ठे की जानकारी, टीवी के माध्यम से देखना पड़ता है। चुनाव परिणाम हमें टीवी के माध्यम से या चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पता चलता है, जहाँ पहले से आंकड़े लिखे हुए थे, इत्यादि। ये जो सब है वो किस में आते हैं, आंकड़ों के प्रकार। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। यानी जब अन्वेषक आंकड़े इकट्ठे कर लेता है, जब अन्वेषक आंकड़े इकट्ठे कर लेता है, तो इकट्ठे करने के जस्ट बाद उसको प्रस्तुत करना होता है। और प्रस्तुत वो कैसे करेगा, एक सरलतम भाषा के रूप में या बहुत ही सरल और आसान विधि के माध्यम से वो उसको आंकड़ों को प्रस्तुत करेगा, ताकि सामने वाला उसको समझने में, सामने वाले को कोई समस्या नहीं आए। ठीक है ना, यानी लोगों के सामने उसको किस प्रकार से रखेगा, उसको हम प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। लोगों के सामने किस प्रकार से जो भी जानकारियां प्राथमिक आंकड़े के रूप में या गौण आंकड़ों के रूप में जो भी जानकारियां, सूचनाएं इकट्ठी की है किसी अन्वेषक ने किसी उद्देश्य को रख करके, अब उसको सामने रखेगा, प्रस्तुत करेगा, उसको प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। कि उनको जानकारियों को कैसे बता रहा, किस रूप में बताया। तो देखिए प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो है, अब सबसे पहले देखिए इसमें आरोही या अवरोही क्रम। सबसे पहला जो प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो क्या है कि जो भी जानकारी हमने उपलब्ध की है, जो जानकारियां जुटाई है, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए। उन जानकारियों को किस रूप में लिखा जाए, आरोही या अवरोही क्रम में उसको लिख दिया जाए। जैसे माना कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में निम्न अंक प्राप्त किए।
ये अंक प्राप्त। ये अंक प्राप्त। अब देखिए ये हमने एक सीधी सीधी भाषा में लिख दी साहब, इतने इतने प्राप्त किए, एक बच्चे ने इतने प्राप्त किए, दूसरे ने इतने, तीसरे, ये 10 विद्यार्थियों का रिकॉर्ड आ गया साहब गणित की पिक्चर। लेकिन इससे देखने में, इस सारणी को देखने से हम जल्दी से ये नहीं कह सकते कि साहब सबसे कम अंक तो किसके आए और सबसे अधिक अंक कितने आए, और सबसे कम अंक किसके आए तो वो कितने आए और सबसे अधिक अंक कितने आए। इसको देख करके हम नहीं कह सकते जल्दी से। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रस्तुत करने के लिए आसान तरीका जो है आरोही और अवरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम क्या हो गया इसका, आरोही क्रम का मतलब हो गया कि बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम, मतलब पहले छोटी संख्या, फिर से बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं आरोही को, असेंडिंग, और अवरोही को डिसेंडिंग। तो देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले आप छोटी संख्या देखो कितनी है, सबसे पहले संख्या कितनी है 25, तो 25 लिखेंगे। 25 के बाद में देखिए कितनी है 27, फिर 27 के बाद में कितनी है 29, फिर 29 के बाद में कितनी है 30, फिर 30 के बाद में 35, फिर 35 के बाद में 38, और 38 के जस्ट बाद में कौन सा है 49, 49 के बाद में क्या है 60, और 60 के बाद में क्या है 78 और 95। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रम कौन सा क्रम कहलाएगा, असेंडिंग, मतलब आरोही क्रम कहलाएगा। कौन सा क्रम कहला रहा है, आरोही क्रम। अब देखिए इस क्रम में अगर आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है तो आप आसानी से तुरंत इसको देखते ही बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे कम प्राप्तांक कितने हैं 25, और अधिकतम जो प्राप्तांक है वो कितने हैं 95, तुरंत कह सकते हैं। लेकिन कब, जब उसका प्रस्तुतिकरण हम इस रूप में करेंगे। इस रूप में करेंगे तो मतलब इसलिए कहा गया कि प्रस्तुतिकरण जो है सरल विधि के माध्यम से होना चाहिए। दूसरा जैसे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या पहले और सबसे बड़ी संख्या अंत में। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले और सबसे छोटी संख्या अंत में लिखा जाता है क्रम से। जैसे 95, फिर 78, 60, 49, 38, 35, 30, 29, 27 और 25। ये हो गया, ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही। तो या तो आप लिखेंगे उसको आरोही क्रम में या फिर आंकड़ों को लिखेंगे अवरोही क्रम में, जब सीधे सीधे आंकड़े दिए गए। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि साहब, इसको भी देख करके आप कह सकते हैं कि अधिकतम प्राप्तांक कितने 95 और न्यूनतम प्राप्तांक कितने आ रहे हैं 25 आ रहे हैं। अधिकतम तो कितने आ रहे हैं 95 और न्यूनतम कितना आ रहा है प्राप्तांक 25 आ रहा है। अब देखिए परिसर, रेंज, परिसर, परिसर का मतलब हो गया कि इन आंकड़ों का विस्तार, इसकी रेंज क्या है। तो परिसर का जो फॉर्मूला वो क्या है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा दीजिए, वो उसका परिसर, उसकी रेंज हो जाएगी। तो अधिकतम मान कितना है, जैसे इसमें 95 माइनस 25 कितना आ गया 70, यानी इन आंकड़ों की रेंज क्या है 70। इन आंकड़ों की रेंज क्या है 70। तो इस प्रकार से आरोही और अवरोही क्रम में इस प्रकार से लिखा जाता है, और इनका जो रेंज परिसर ज्ञात किया जाता है वो अधिकतम मान में से उच्चतम मान में से निम्नतम मान को हमें घटा देते हैं। किसके लिए, रेंज, परिसर ज्ञात करना। अब प्रस्तुतिकरण में अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अवर्गीकृत, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी
या हम इसको बारंबारता बंटन सारणी भी, बारंबारता बंटन सारणी भी अगर लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब वो अवर्गीकृत की बात ही कर रहा है, यानी वर्ग नहीं है, क्लासिफाइड नहीं है, यानी वो विभक्त नहीं किया गया, केवल वर्ग है, सिर्फ अवर्गीकृत है। मतलब जैसे कोई विद्यार्थी प्राप्तांक है और ये विद्यार्थियों की संख्या, इस रूप में लिखा हुआ था प्राप्तांक, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 5, 4, 3, 10, 8, 7, 3, 2 और 4, ये आ गए साहब। ये विद्यार्थियों की संख्या आ गई और ये कितना आ गया, ये प्राप्तांक, यानी 10 प्राप्तांक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया, 5 विद्यार्थी। इसको देख करके आराम से, अगर माना ऐसे लिखा एक साथ संख्याएं सारी लिखी हुई होती तो क्या आप उसको पहचान सकते थे, क्या गिनना पड़ता? जैसे मैंने लिखा होता कि 10, 20, 30, 10, ऐसे अगर ये संख्याएं इस रूप में लिखी हुई होती, संख्याओं में रूप के इतने बच्चों के, तो आपको अगर पूछा जाता कि बताइए 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, तो आपको काउंट करना पड़ता कि 1, 2, 3, 10 कहाँ है, किस किस ने काउंट करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब उसको अगर हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, यानी प्रस्तुतिकरण है किसका, आंकड़ों का, जो आंकड़े हमने जुटाए उनका प्रस्तुतिकरण की बात कर रहे हैं। आरोही अवरोही क्रम में भी प्रस्तुतिकरण था, प्रस्तुतिकरण में आते हैं वो भी, और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी ये भी प्रस्तुति में, आंकड़ों को प्रस्तुत किस रूप में किया जाता है, ऐसी सरल विधि कौन सी जिसके माध्यम से सामने वाला उसको देखते ही पहचान जाए कि इस रूप में हमें इसको प्रस्तुत करना है। तो देखिए जैसे 10 है, अब आप आराम से कह सकते हैं कि 30 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 30 अंक कितने विद्यार्थियों के आए, 3 विद्यार्थियों के आए। सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के कितने अंक आए, मैक्सिमम, तो 10, बारंबारता में सबसे अधिक क्या है, 10 ही है, तो 10 विद्यार्थियों के 40 अंक प्राप्त किए, यानी 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा है। इसमें आप इसकी सहायता से उसका आंसर भी दे सकते हैं, जो पूछे कि सबसे ज्यादा अंक प्राप्त विद्यार्थी जो कितने अंक प्राप्त किए, तो सबसे अधिक 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, जो कितने 10, और सबसे कम कितने अंक वाले विद्यार्थी हैं, सबसे कम विद्यार्थी 2, जो कितने अंक प्राप्त किए, उसने 80 अंक प्राप्त किए। इसमें फिक्स है, कोई आगे पीछे नहीं भी 40 अंक प्राप्त करे 10, 50 अंक 8, फिक्स है भाई, इतने अंक उसके प्राप्त किए। बारंबारता, इसी में देखिए हम बारंबारता की बात करें, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में कहते हैं इसको। बारंबारता का मतलब हो गया कि कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, बारंबारता का मतलब बार बार, यानी वह संख्या उसमें कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे 10 की बात करें, इन प्राप्तांकों में 10 कितनी बार आ रहा है, वो कौन बताएगा, इसकी बारंबारता, यदि 5 कितने बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है। 50 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, तो 5 इसकी क्या हो गई, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। 5 क्या हो गई, इसकी बारंबारता हो गई, फ्रीक्वेंसी होगी। 50 की 8 क्या हो गई, बारंबारता, यानी 50 कितने बार आ रहा है उसमें 8, 70 कितने बार आ रहा है, 3 बार। तो ये क्या सब, ये वाला कॉलम सारा क्या कहलाएगा, इसका बारंबारता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बारंबारता। देखिए एक होता है इसमें मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह का मतलब होता है कि कितने हैं, जैसे 5 है तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 तक कैसे लिखेंगे हम, और 5 होते क्या करेंगे 4, और ये 5, 4 है तो इसको कैसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 3 है तो 1, 2, 3, 10 तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से लिखते चलेंगे। 8 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 और 3, 8, 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, इस प्रकार से ये जो बारंबारता है उसको मिलान चिन्ह के रूप में, इस प्रकार से ऐसी जो संख्या लिखते हैं उसको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह बोलते हैं। जब आंकड़े उस रूप में दिए गए होंगे और उसको अवर्गीकृत बारंबारता के रूप में लिखना पड़े, तो पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा, प्राप्तांक लिखने पड़ेंगे, और फिर मिलान चिन्ह करना पड़ेगा, और फिर इसकी बारंबारता हमें बनानी पड़ेगी। इसके बाद देखिए वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत, बंटन सारणी। वर्गीकृत में क्या होता है कि उनको आंकड़ों को वर्ग के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। आंकड़ों को क्या किया जाता है, वर्ग के रूप में, वर्ग या
वर्ग अंतराल कहते हैं। इस कॉलम को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं या वर्ग अंतराल। जैसे 0 से 9 या 10 से 19, 19 से 29, फिर 20 से, फिर 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 19, इस प्रकार से वर्ग के रूप में होंगे। फिर फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जो है, यानी आंकड़े इससे मध्य कितने आ रहे हैं? 8 आ गए, 5, 10, 15, 4, 3, 2। ये सब क्या है कि 10 से 19, ये देखिए इसकी जो प्रारंभ में लिखी हुई संख्या है वो इसकी निम्न सीमा कहलाती है। निम्न सीमा क्या कहलाती है? इसकी निम्न सीमा कहलाती है। और यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो इसकी उच्चतर सीमा यानी उच्च सीमा कहलाती है। ये निम्न सीमा कहलाती है, ये इसकी उच्च सीमा कहलाती है। और दोनों के जो बीच की माप है यानी वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई या वर्ग माप, वर्ग माप, इसका अंतर, और अंतर कितना आ रहा है? 10। तो इसका वर्ग माप कितना हो गया? प्रत्येक का वर्ग माप कितना हो रहा है? 10, यानी 10 इसकी क्या आ गई? चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई कहते हैं या वर्ग का माप कहते हैं, ठीक है ना। और ये वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है, ये वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है। इसको कॉलम को वर्ग या वर्ग अंतराल कहा जाता है। और इनके मध्य की जो चौड़ाई है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई, जो कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये इसकी बारंबारता। इस प्रकार से ये भी आंकड़ों का एक तरह से प्रस्तुतिकरण है, इसमें भी मिलान चिन्ह काम में आते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? वर्ग बनाए जाते हैं। ये तो हो गया अवर्गीकृत। अब इसमें एक सतत बारंबारता सारणी होती है। कौन सी होती है? सतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी। सतत वर्गीकृत में क्या होता है? जैसे ये 10 से 19 आ गया तो इसको क्या करेंगे? 9.5, इसको 0.5 कम कर देंगे और इसको 0.5 पे बढ़ा देंगे से 19.5। सतत बारंबारता वर्ग उसमें बनाना, इसको अपने को वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा? 9.5 से 19.5, फिर 19. इसका जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी, से कितना हो जाएगा? 29.5, फिर 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5 और 69.5 से 79.5, इस प्रकार से हो रहा है। ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए, आप कह रहे साहब इसमें यहाँ इसकी उच्च सीमा आ गई, ये इसकी निम्न सीमा आ गई, तो ये वाली जो संख्या है वो किस में काउंट होगी? क्या 2 बार काउंट होगी? भाई अगर इसमें भी अगर आप ले रहे हैं और फिर इसमें भी ले रहे हैं तो एक ही संख्या 2 बार काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसको ध्यान रखें कि जो उच्च सीमा है वो इसमें काउंट नहीं होगी, वो अगले इसमें होगी। जैसे 19, इस वर्ग में कौन सी संख्या आ रही है? 19.5 से 29.5 तक की आ रही है। तो 19.5 जो है इस दूसरे वर्ग में आएगा, इसकी उच्च सीमा 29.5, ये जो है वो आगे वाले इस वर्ग में काउंट होगी। यानी उच्च सीमा जो संख्या है वो इस वर्ग में काउंट नहीं होकर आगे वाले वर्ग में काउंट है। निम्न सीमा से ही काउंट होती है, उच्च सीमा इसमें उस वर्ग में काउंट नहीं होती है। इस प्रकार से हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। चैप्टर 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थी, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के एक रक्त समूह ये है। 30 विद्यार्थी कक्षा 8 के, उनका रक्त समूह का ए बी ओ ओ ए बी ओ ओ बी ए ओ बी ए ओ ए बी ओ ए ओ ए बी ए ओ बी ए बी ओ, ये दरअसल वो करा कि साहब इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में लिखी। आंकड़ों क्या करना पड़ेगा? बारंबारता बंटन सारणी के रूप में लिखना है। बारंबारता बंटन सारणी देखा, इसका मतलब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, ठीक है। और इनका ग्रुप कौन सा ग्रुप तो सामान्य है और कौन सा विरलतम। सामान्य का मतलब कि कौन सा ग्रुप जो है बहुतायत से पाया गया और कौन सा सबसे कम पाया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्लड ग्रुप अवर्गीकृत
बारंबारता बंटन सारणी, रक्त समूह और विद्यार्थियों की संख्या। सारणी बना लिया आपने। रक्त समूह कौन कौन से हैं? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। 4 ही रक्त समूह है, ए बी और ओ। अब ए रक्त समूह जो है कितने विद्यार्थियों के काउंट करना पड़ेगा आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया? 9। यानी ए रक्त समूह जो है कितने विद्यार्थियों के 30 में से 9 के हैं। एक बार और काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब बी रक्त समूह जो कितने विद्यार्थियों के? बी काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। तो बी रक्त समूह जो है वो कितने विद्यार्थियों के हो गया? 6 विद्यार्थियों के। ए बी 1 2 3 विद्यार्थियों के 30 में से 3 विद्यार्थियों के जो है वो कितना हुआ? ए बी रक्त समूह। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विद्यार्थियों के जो है वो कितना हो गया? ओ रक्त समूह। तो सबसे सरल रक्त समूह कौन सा हुआ? ओ, क्योंकि ओ ज्यादातर 30 में से 12 विद्यार्थियों के ओ रक्त समूह पाए। और सबसे विरलतम रक्त समूह कौन सा हो गया? सबसे कम ए बी रक्त समूह। तो ए बी रक्त समूह जो है वो सबसे विरलतम हो गया और ओ रक्त समूह जो सबसे सरल रक्त समूह। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी, यानी 40 इंजीनियर हैं, उनके निवास स्थान से घर से जो है वो कार्यस्थल जहां पर काम करते हैं उस ऑफिस की जो दूरी है वो किलोमीटर में इस प्रकार से दे दी कि 5 3 10 इस प्रकार से। अब क्या करना अपने को? इसको हमें 0 से 5 वर्ग लेकर के, पहला वर्ग 0 से 5, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। 0 से 5 जो ले रहे हैं उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये लेकर के हमें वर्ग अंतराल वाली जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमें बनानी है। तो देखिए वर्ग कौन सा लेना है? सबसे पहले 0 से 5, पहला वर्ग दिया उसने। फिर 5 भाई इसमें सतत लेंगे क्योंकि 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आगे वाले में हो गया 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, कितना तक है इसमें? 32 तक है। तो 30 से 35 ये वर्ग हो गया। फिर देख लेंगे अपन कम पड़ेगा तो। अब देखिए 0 से 5 इसमें देखिए फिर अब जब वर्गीकृत बारंबारता आती है वर्ग अंतराल, तो इसमें मिलान चिन्ह होगा। क्या होगा? मिलान चिन्ह। और फिर क्या होगी? बारंबारता। मिलान चिन्ह और बारंबार। तो देखिए 0 से 5 में 5 शामिल नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। कितने आ गए? 6। तो 1 2 3 4 और 5 के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे, और ये 6 हो गया। तो बारंबारता कितनी आ गई इसकी? 6 आ गई। फिर 5 से 10, इसमें 10 शामिल नहीं होगा। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए? 5 से 10
11, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 11, 10 और 10, 5 और 5 10 और 1 11। फिर 15 से 20, जिसमें 15 होगा 20 इंक्लूड नहीं होगा, 15 से 20 में आ जाओ। 1 2 3 4, 10 से 15, सॉरी 15 से 20, 10 से 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी कितना आ गया? 11 आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1। अब देखिए 15 से 20, जिसमें 20 शामिल नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ रहा है? 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है। 20 से 25, 1 1 1 आ गया। 25 से 30, 1 ये भी 1 ही है। और 25 से 30 से 35, 1 आ रहा 32, ये भी 1 ही 1 आ रहा। तो टोटल भी कर लो उसका, बारंबारता का टोटल कितना आ रहा है? 22 17 17 और 11 28 29 30 31 और 9 40। इसका मतलब 40 इंजीनियर थे, बारंबारता का योग 40 आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। इस प्रकार से हम मिलानचिन करते हुए बारंबार, इस प्रकार से आप इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी समस्या हो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। धन्यवाद।